लेक्चर हो गया स्टार्ट हमारा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समहाउ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन कराएंगे। क्यों? अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो जो हम सेल ऑर्गेनेली तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थ्री जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है तुम्हारे सेल के, जो कि तुम्हारा डिफाइन करता है कि कौन सा सेल तुम्हारा यूकैरियोटिक होगा, कौन सा सेल तुम्हारा प्रोकैरियोटिक होगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ, तो मुझे बताओ सेल में तीन बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? भैया उसका जो आउटर लेयर होती है तो और उसको उसका बोलते हैं ब्रेन प्लाज्मा और मेम्ब्रेन। जो बोला करो ना, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या और दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस। तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, वेरी गुड। और तीसरा? भैया साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, ये क्या है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। तो जो हमारा पहला पोर्शन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हमने बड़े एक्सचेंज कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है या फिर जो हमारा एक दो दिन चलेगा, वो है हमारा न्यूक्लियस है। तो मतलब सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स में आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब कभी भी तुम सेल को देखोगे, तो सेल में तुमको सेंटर में एक सबसे लार्ज, तुमको मतलब क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनली जैसा एक तुमको दिखेगा। मतलब एक तुम्हारा एक अंदर एक कंपाउंड होगा, है ना? वो किस शेप का होगा तुम्हारा? एक स्फेरिकल शेप का होगा। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। और वो कैसा होता है? लार्ज होता है, ना कि तुम्हारा स्मॉल होता है। जैसे मान लो कि मैं ये बना देता हूँ सेल। ये क्या तुम्हारा? ये सेल है। और ये सेल के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सेंटर में, साथ में तुम्हारा ये क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप में होने के साथ साथ ये तुम्हारे बाकी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज है। लेकिन अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी सेल ऑर्गेनेलिस को, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो मैंने ये जूम करके क्या कर दिया, ये तुम्हारा न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है? तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, जैसे मान लो कि प्लाज्मा लेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी, वो कैसी मेम्ब्रेन होती थी? ट्राई लेयर होती थी या बाई लेयर होती थी? भैया बाइलियर। बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की होती थी। ठीक वैसे हाँ। ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मतलब वो, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिला हुआ है। मतलब कि अगर जैसे मैं बताना चाहूँ, तो ये हो गया एक और मेम्ब्रेन हो गया। एक अंदर वाली मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है। तो समझ में आ गया? तो अगर कल को अगर तुम्हें ये बताना हो कि न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो तुम बड़े आसानी से बता दोगे कितने होते हैं, दो होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। तो ये जो तो तुम्हारे दो दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं ना, एक रेड कलर का और एक तुमको क्या कहते हैं, ब्लू रंग का। तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, तुम्हारे एक एनवलप क्रिएट कर रहे हैं, कि ताकि जो तुम्हारा बाहर का सामान है वो अंदर ना आ पाए, जो अंदर का सामान है बाहर ना आ पाए अननेसेसरी। जब तक न्यूक्लियस को कोई काम नहीं है कि कुछ चीज बाहर जाए, या फिर न्यूक्लियस को कोई चीज चाहिए जो बाहर से अंदर है। इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि ऊपर वाला सेल है, और ये जो येलो कलर का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर से आने के लिए रोकता कौन है? तुम्हारा ये जो दो लेयर होती है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है, वो एक एनवेलप क्रिएट करती है, जो कि तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, बात बताओ, याद करो। मैंने बताया। न्यूक्लियोइड। हाँ, न्यूक्लियाइड नहीं बोलते। न्यूक्लियाइड वो रीजन होता है जब मतलब क्या कहते हैं, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती, और वो साइटोप्लाज्म से टच होकर रहता है। ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म। याद करोगे अगर जैसे मैंने प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया था, है ना? भैया जिसमें डीएनए फ्लोट करते हैं, आरएनए और हाँ, ये डीएनए। सारे क्रोमेटिन वगैरह। तो जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा मान लो कि अगर जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी तुम्हारा मटेरियल होगा वो किसी फ्लूइड के अंदर होगा। तो उस फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। तो समझ में आ गया? तो ये एनवेलप क्या काम कर रहा है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करने की कोशिश कर रहा है, किससे? साइटोप्लाज्म से। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पहले मुझे ये बताओ। आ गया? हाँ भैया। जब तुम मतलब क्या कहते हैं, इस तुम सेल को देखोगे, सेल के एक सेल ऑर्गेनेली जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जब तुम इसको देखोगे ध्यान से, तो ये तुम्हारी दो मेम्ब्रेन बाउंड तो है, नो डाउट। लेकिन कहीं कहीं यहाँ तुम्हारे पिट्स भी होंगे, पिट्स इन द सेंस मतलब कहीं कहीं गड्ढे भी होंगे, जहां जहां हम पोर बोलते हैं। तो अभी हम जब तुमको न्यूक्लियस पोर दिखाएंगे इमेज में, तब तुमको और समझ में आ जाएगा। तो वो जो बेसिकली गड्ढे हैं, वो छेद है, वो क्या है, पोर है। तो उन पोर्स की मदद से ही जो तुम्हारा क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी मटेरियल होता है, या फिर वो डीएनए हो गया, या फिर आरएनए हो गया, या फिर राइबोसोम्स हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो इन पोर्स की मदद से वो बाहर निकलता है। लेकिन अदर देन दिस, अगर मैं न्यूक्लियस पोर्स को हटा देता हूँ, तो न्यूक्लियस पोर्स में जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन है, ये जो टू मेम्ब्रेन है, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो एक एनवलप क्रिएट कर रखी है, इसी मेम्ब्रेन में तुम्हारा टच होता है एक तुम्हारा सेल ऑर्गेनली, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जैसे मान लो कि मैं बनाना चाहूँ, तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, है ना, ऐसे दिखा सकता हूँ।
और ये जो तुम्हारा है ना, इस तरीके से मैं तुमको मतलब बताना, तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, जो तुम्हारा बेसिकली मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये जो तुम्हारा उससे अलग कर रहा है, किससे, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में तुम्हारा एक और तुम्हारा सेल ऑर्गेनेलीज अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो सेल ऑर्गेनेली है जो तुम्हारा न्यूक्लियस के साथ टच में रहता है। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, इंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। ठीक है। तो अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ जो मैंने अभी यही बताने की कोशिश की। ठीक। तो ये देखो, ये तुम्हारा एक सेल के सेल ऑर्गेनेलीज है, काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज है। ये तुम्हारा उसमें हो सकता है गोल्गी अपरेटस कहीं हो ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ हो, जैसे मान लो कि मैं इसको बता दे रहा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये वो चीज है। तो अगर तुम इसको सेंटर में देखोगे तो ओवल शेप में, जो स्फेरिकल शेप में है, वो तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। कैसा है, लार्ज है, स्फेरिकल इन शेप में है। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। जैसे ये अगर मैं तुमको दूसरा सेल दिखाता हूँ तो उसको देखो ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बीच में ये एक बड़ा सा वो जो पिंक कलर का था अब रेड कलर का हो गया, तो ये क्या है तुम्हारा, ये है बेसिकली तुम्हारा न्यूक्लियस जो स्फेरिकल शेप में है, स्फेयर है, अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल बन रखा है। तो ये जो तुम अगर जैसे मैं बताना चाहूँ, अगर जैसे ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि एक क्या फॉर्म करने की कोशिश करती है, न्यूक्लियर एनवेलप, जिसकी मदद से क्या होता है, अंदर का सामान ना तो बाहर जा पाएगा, ना तो बाहर का सामान अंदर आ पाएगा बड़े आसानी से। अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये क्या है, अगर मैं बता देता हूँ, ये तुम्हारा एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे बता सकते हो कि इसमें प्लांट सेल में तुम्हारा एनिमल सेल और तुम्हारा न्यूक्लियस कौन सा है, मुझे बताना। क्या ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ए वाला है या फिर तुम्हारा बी वाला है, मुझे बताओ। भैया ए वाला वैक्यूल है और बी वेरी वाला गुड। न्यूक्लियस। बी वाला तुम्हारा क्या है, बी वाला है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस है। और जो न्यूक्लियस से जो अटैच जो तुमको ये दिख रहा है, ये भी जो एक मतलब क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली है। तो इस सेल ऑर्गेनेली को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। तो ये क्या है तुम्हारा, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है, उसने तो मतलब क्या कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड क्रिएट कर रखा है, लेकिन उस मेम्ब्रेन बाउंड में तुम्हारा एक अदर मतलब क्या कहते हैं एक सेल ऑर्गेनेलीज कनेक्ट हो रखा है, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। अब देखो इसको और थोड़ा अगर मतलब मैग्नीफाइड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या है, ये तुम्हारा अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो छोट ये ना, ये जो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब एक लिक्विड मटेरियल, जिसके अंदर तुम्हारे लिविंग थिंग जैसे हैं। तो उसके अंदर देखो तुम्हारा क्या क्या है, अभी मैं तुमको एक क्रोमेटिन ये सारी चीजें बताने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है तुम्हारा क्रोमेटिन ना, ये जो तुम्हारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब क्या है तुम्हें, क्रोमेटिन है। और ये सब क्या है, जो छोटे 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 यहाँ स्पेस बन रखे, पिट्स बन रखे, गड्ढे बन रखे, तो इनको बोलते हैं हम लोग पोर बोलते हैं, मतलब यहीं से सामान आता है जाता है, ये सारी चीजें होते हैं। और ये जो अंदर ये जो पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। मतलब कि मान लो कि तुम्हारे बॉडी में ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह है जहां से मतलब सारी चीजें जाती आती रहती है, जो चीजें बनती रहती हैं। ठीक वैसे ये भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा आरएनए और राइबोसोम्स वगैरह बनता है, अभी इनके सबके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जानो कि अगर अच्छा मुझे देख के बताओ, क्या न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, क्या वो मेम्ब्रेन बाउंड है, देख के बता सकते हो मुझे। जो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो क्रोमेटिन मटेरियल हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया आ ना, गया। ये चीज है। अब ये देखो, अगर जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं एनवेलप है, इस एनवेलप से जो अटैच होकर रखा है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अदर सेल ऑर्गेनेली, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर ये जो चीज मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तो ये चीज किसका है, तुम्हारा मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो अटैच हो रखी है अदर सेल ऑर्गेनेलीज, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो मतलब क्या कहते हैं जो न्यूक्लियस है, अगर मैं न्यूक्लियस को दिखाने की कोशिश करूँ साइंटिफिक वे में, तो ये कुछ ना कुछ जैसे हम लोगों ने ओनियन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है तुम लोग को ओनियन वाला एक्सपेरिमेंट। ओनियन वाला हाँ जब भैया। हमने ओनियन पील निकाला था, ओनियन पील को फिर हमने मतलब क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप में रखा था, इन सब में रखा था। तो जब भी तुम मतलब ओनियन पील को, और या फिर मान लो कि जैसे तुम्हारे चीक सेल मतलब जो तुम्हारे जबड़े का जो सेल है, अगर मैं उसको निकाल के उन दोनों को चेक करने की कोशिश करूंगा, तो समहाउ जो हमको न्यूक्लियस दिखेगा तो वो सेम ही दिखेगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी निकाली कि न्यूक्लियस कैसा होता है, एक तो स्फेरिकल होता है,
स्फेरिकल होने के बाद साथ साथ ये मतलब कैसा होता है तुम्हारा, एक सेंटर्ड पोजीशन में होता है, एक सेंट्रल पोजीशन में होता है, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में होता है ना। तुम्हारा ओवल शेप का भी हो सकता है ये, है ना, स्फेरिकल नहीं होगा तो ओवल शेप का हो गया। ओवल शेप मतलब ऐसा, अगर ओवल शेप नहीं तो फिर स्फेरिकल में कुछ ऐसा, लेकिन अंदर से बॉल जैसा ही हो गया। मतलब बॉल तुम्हारी क्या होती है, स्फेयर होती है, अंदर मटेरियल भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो। हमने हवा भर दी, ये सारी चीजें हो गया। आप बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं, ठीक है। अभी यही चीज मतलब एक्सपेरिमेंट में करके दिखाते हैं। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, अगर मैं तुम्हारा दिखाना चाहूँ तो जो हम लोग ओनियन पील एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वो चीजें करते हैं। तो ये जो देखो रहे हो सेंटर में, ये क्या है तुम्हारा ओनियन पील में, ये जो तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ब्लैक कलर का जो हमको ब्लू कलर का डॉट दिखता था, ये तुम्हारा होता था न्यूक्लियस, है ना। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रे ये तो तुम्हारे लाइट माइक्रोस्कोप में था। अगर मान लो कि अगर हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमको न्यूक्लियस के अंदर का भी मटेरियल दिख जाता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि चीक सेल को भी अगर हम देखना चाहे, तो चीक सेल का भी हमको बड़े आसानी से दिख जाएगा। तो ये देखो चीक सेल का ये एक्सपेरिमेंट है ना। चीक सेल तुम्हारे जबड़े साइड का है, इसको निकाला और फिर उसके बाद इसको तुमने ग्लास सरफेस पे रखा। फिर उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, थोड़ा सा हाइड्रेशन करोगे, है ना। या फिर मान लो कि तुमने कोई भी हाइड्रेशन के सेंस पे तुमने मिथाइल ब्लू डाला, ताकि वो चीक सेल में तुम्हारा वो जो मतलब कर डिफ्यूजन के थ्रू तुम्हारे या ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर कंटेंट तुम्हारे सेल के अंदर चला जाए। बाद में क्या करना है, फिर तुम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में अगर तुम देखो, ये देखो लाइट की वजह से वो जो सेल होगा वो तुम्हारा इल्यूमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अच्छे से दिखेगा। तो अभी देखो अगर मैं इसको जूम करूं, तो जूम करने पे फिर हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, ये जो सेल है, ये सब क्या है, सेल है। और सेल के जो बीच में जो तुमको बगल बगल डॉट दिख रहा है, ये क्या न्यूक्लियस है ना। और ये सब क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है सेल मेम्ब्रेन है ना। ये क्या है, सब सेल मेम्ब्रेन है। और सॉरी, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये तुम्हारा है न्यूक्लियस। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर मुझे ये बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना, जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप मतलब समझते हो ना, जैसे लोग बोलते हैं कि यार पैसे एनवेलप में डाल के देना। तो एनवेलप में डाल के क्यों देते हैं, ताकि कोई उसको चीजों को देख ना पाए, ये ना कर पाए ना। तो ठीक वैसे अगर जान लो कि अगर मैं न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहा हूँ, तो न्यूक्लियर एनवेलप का काम यही है कि मतलब जो तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग करना, किस चीज से अलग करना, तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म से। आप समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना, जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप होता है, जैसे मान लो कि मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ और न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसको इमेजिन करना सिंगल, ये मेम्ब्रेन बाउंड को डबल ही करना। तो इसमें छोटे 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 छेद होंगे। अब मुझे बताओ उन छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? भैया पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। हाँ वेरी गुड, क्या बोल देंगे उसको हम लोग? न्यूक्लियर पोर्ट्स बोल देंगे, ठीक है। याद रख लेना उस चीज को, न्यूक्लियर पोर्ट्स। तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, अब जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना। अगर जो मैंने एक लाइन खींची है बेसिकली, वो जो दो लेयर से बनी हुई है, तो ये क्या है, तुम्हारी न्यूक्लियर एनवेलप है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा मुझे बताओ न्यूक्लियर एनवेलप में क्या पाया जाता है, तो तुम बड़े आसानी से बोल सकते हो कि सर न्यूक्लियर एनवेलप में काफी सारे आपके न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप का काम ही होता है कि जो आपका सब्सटेंस है, जो सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, उसको अलग करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये देखो, जो न्यूक्लियर पोर होता है ना, न्यूक्लियर पोर, इन्हीं से सामान अंदर बाहर जाता रहता है। जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, ये क्या है, सेल। ये सेल का तुम्हारा अंदर का पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस तुम्हारे स्फेरिकल शेप में, तो हमने उसको काट दिया। मान लो कि बॉल को आधा हमने इस तरीके से काटा कि बॉल का अंदर का पार्ट भी दिख रहा है, बाहर का पार्ट भी दिख रहा है। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसके अंदर काफी सारे तुम्हारे क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं, है ना। ये भी तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड एक तरीके से नहीं है। और ये जो उसके ऊपर है, ये जो तुम्हारी दो लेयर दिख रही है ना, दो लेयर दिख रही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर दिख रही है। अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो उसमें मतलब क्या दिख रहा होगा तुम लोग को? एक मतलब एक स्पेस दिख रहा होगा जाने आने के लिए, है ना। ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो एक्चुअली में वो कुछ ऐसा दिखता है। तो वो क्या है, पोर्स है। तो उन पोर से ही सामान तुम्हारा आता जाता रहता है। मटेरियल जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है। तो न्यूक्लियोपोर का काम क्या है कि जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में, उसको ट्रांसफर करना। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे,
तो न्यूक्लियोप्लाज्म में तुमको कुछ मटेरियल दिखाई देंगे, है ना। जैसे मान लो कि मैंने अभी तुमको बता दिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म में तुमको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक न्यूक्लियस और एक तुम्हारा क्या है, एक है क्रोमेटिन मटेरियल। इसमें जो लिख रखा है क्रोमेटिन कंडेंस, बेसिकली वही क्रोमेटिन मटेरियल। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया भैया ना। हाँ बोलो बेटा। भैया ये जो न्यूक्लियर पोर्स है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये सेमी परमिएबल होता है कि फ्रीली परमिएबल? नहीं, सेमी परमिएबल होगा ना। ऑब्वियस ही बात है, ये हर एक चीज को थोड़ी ना फ्रीली अंदर आने देगा। अगर अंदर आने दे देता तो फिर मतलब ये क्या हो जाएगा, वो खुद में सेल अपने आप में डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल होगा। समझ में आ गया। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, इसका काम क्या है एक्चुअली में। हमने तो जान लिया कि न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वही तुम्हारा एक तरीके से पेरेंट सेल ऑर्गेनेली है, वही पूरे सेल को चलाता है। तो लेकिन यार हमने तो न्यूक्लियस के अंदर खोल के भी देख लिया, एक तुम्हारा क्रोमेटिन एक न्यूक्लियस है। तो एक्चुअली में सेल को चला कौन रहा है, वो सारी चीजें कौन कर रहा है। तो देखो तुम्हारे इसमें जो मेन पार्ट है वो कौन है, तुम्हारा न्यूक्लियस है। क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस। और ये तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इस चीज को याद रख लेना। और ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, इसमें तुम्हारा क्या क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन और एक आरएनए। आरएनए पाया जाएगा और तुम्हारा प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन और आरएनए। जब यही जो तुम्हारा प्रोटीन जो आरएनए है, यही एक साइट है जहां तुम्हारा मतलब क्या बनता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मतलब समझते हो ना। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, आरएनए और ये सारी चीजों को क्रिएट करना, है ना, डीएनए फॉर्मेशन करना, ये सब करना। तो वो जो तुम्हारा फैक्ट्री है, अगर जैसे मैं बात करता हूँ कि राइबोसोम्स कौन बनाता है, तो तुम्हारे मन में तुरंत आना चाहिए कि भैया उसको न्यूक्लियस बनाता है ना। कौन बनाता है, वो तुम्हारा न्यूक्लियस। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, मुझे बताओ। हाँ भैया। और यही जो तुम्हारा राइबोसोम्स है, यही तुम्हारा प्रोटीन बनाता है। इसी वजह से हम बोल देते हैं। और जो आरएनए होता है, आरएनए ही तुम्हारा, देखो जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन भी बना रहा है, आरएनए भी बना रहा है। तो इसी वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो तुम्हारा राइबोसोम्स है वो तुम्हारा न्यूक्लियस में बनता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा आरएनए और प्रोटीन रिच होता है। लेकिन बात दोनों में बराबर होती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो अब देखो ये जो तुमको थ्रेड 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 ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब मुझे एक बार फिर से रिपीट करके बताओ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन से है? क्या चीज दिख रहा है, ये क्या है बताओ मुझे। भैया क्रोमेटीन। हाँ, ये सब क्या है तुम्हारे, क्रोमेटिन मटेरियल। ये बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये बेसिकली किस चीज से बने होते हैं, तुम्हारे क्रोमोसोम से। तो अभी जब मैं तुमको क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो क्रोमेटिन मटेरियल बेसिकली तुम्हारे क्रोमोसोम्स मटेरियल बोला जाता है। और क्रोमोसोम्स में ही तुम्हारा डीएनए होता है, जो कि तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि सारी चीजों को बताता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है मैंने ऑलरेडी बताया है, क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। याद है ना, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। तो क्रोमेटिन मटेरियल एक तरीके का थिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें काफी सारे क्रोमोसोम मटेरियल मिल रखे हैं, जो कि तुम्हारे डीएनए और प्रोटीन से मिल रखे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल किससे से बन रखा है, क्रोमोसोम से और तुम्हारा प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम्स में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा डीएनए होता है, जो कि एक तरीके का तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने की कोशिश करता है। जिसके जो इसी में डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखना मतलब अपनी एक ऐसी इंफॉर्मेशन रखना ताकि सेल को फंक्शन भी कर सके। तो मतलब डीएनए इंफॉर्मेशन में ये ऐसी भी इंफॉर्मेशन होता है कि सेल कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन सब की भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या फिर मतलब इंफॉर्मेशन डीएनए स्टोर करके रखता है। तो मुझे बताओ मतलब कुल मिला के टोटल ऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, जितनी भी तुम्हारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, वो सारी मतलब स्टोर्ड रहती तुम्हारे इस डीएनए में। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल लिख रहा है, ये जो कंडेंस है, तो देखो ये एकदम कंडेंस ही होता है। मतलब दो तीन जो रिबन्स होती है इनमें कंडेंस होके रखी रहती है। तो जब ये कंडेंस हो जाती है तभी ज्यादातर हम लोग इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स है। तो ये ज्यादातर तुमको सेल डिवीजन के समय तुमको क्रोमोसोम्स ज्यादा अच्छे से दिखने को मिलता है। और सेल डिवीजन का मैंने एक अदर नेम लिख रखा है जिसको बोलते हैं माइटोसिस, है ना। याद हो, अगर मैंने सेल माइटोसिस अगर मैं कभी बोल रहा हूँ तो मैं सेल डिवीजन की भी बात करूंगा। तो अभी मैंने जितना पढ़ाया और एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे मतलब ये तुम्हारा क्या कहते हैं, अभी तो पहले चलो तुमको न्यूक्लियस और इसके बारे में जो मैंने अभी लिखा था उसके बारे में बताते रहा ना। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है
उसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस और एक क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस में तुम्हारा प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा राइबोसोम्स फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी बोला जाता है न्यूक्लियस को। और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, ताकि वो साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनेलिस को भेज सके। तो अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये क्या प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में अगर तुम देखोगे तो तुमको बड़े आसानी से दिखाई देगा, मतलब क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के जो मैम्ब्रेन है, मैम्ब्रेन में तुमको एक पोर दिखाई देंगे। और अभी अगर मैं इन्हीं पोर के अंदर जाऊंगा तो तुमको न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देगा। क्या दिखाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के ही अंदर तुमको क्रोमेटिन मटेरियल और तुम्हारा क्या कहते हैं, फिर उसके साथ साथ न्यूक्लियस, ये सब दिखाई देगा। तो ये देखो, ये क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है तुम्हारा क्रोमेटिन। और यही तुम्हारा न्यूक्लियस से तुम्हारे काफी सारे राइबोसोम्स बनते हैं, जो कि तुम्हारे प्रोटीन और आरएनए और डीएनए से रिच होते हैं एक तरीके से। तो अभी देखो, तुमको इसको देखो, फिर उसके बाद तुमको पूरा बताते हैं, है ना। ये देखो पूरा साइटोप्लाज्म बता रहा है, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप, क्या तो या अब ये देखो, फोर्स दिख रहा है ना तुमको? हाँ भैया। तो ये देखो, इसमें भी देखो प्रोटीन और तुम्हारे लिपिड्स की लेयर दिख रखी है ना, बाई लेयर, है ना। भैया मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है हाँ, न्यूक्लियर समाओ एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरीके ही होता है। और उसका विड्थ वगैरह जो होता है थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, जैसे 10 से लेकर 15 नैनोमीटर तक है, इतना ही है। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन में तुमको दिखाते हैं ना। आउटर मेम्ब्रेन किससे टच हो रखी है तुम्हारी? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अभी बाद में बताएंगे कि पहले स्मूथ आता है कि रफ में आता है, ये सारी चीजें। तो अभी देखो, अगर मैं न्यूक्लियर पोर के अंदर से जाता हूँ तो ये देखो, ये सब क्या आ रहा है? आरएनए आ रहे हैं, है ना। और प्रोटीन अंदर जा रहा है, या प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, या प्रोटीन बाहर जा रहा है। ये जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, तो ये न्यूक्लियर पोर से ही सब अंदर बाहर चीजें जाती हैं। समझ में आ गया ना? तो अब ये जो तुम्हारा आरएनए वगैरह ये सब जो बन रहा है, कहाँ बनता है? ये तुम्हारा न्यूक्लियस में बनता है। तो अभी देखो, ये भी है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियर पोर है वो कितना छोटा है ना। समाओ ये पूरा बताने की कोशिश हो रहा है। अब ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें पाई जाती है, एक क्रोमेटिन मटेरियल और एक तुम्हारा न्यूक्लियस। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं, इसमें और अच्छे से पता चल जाएगा। वो प्लांट सेल था, ये एनिमल सेल है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड जैसा मटेरियल दिख रहा है। और इस लिक्विड मटेरियल में एक तुम्हारा लिविंग सेल ऑर्गेनेली है, जिसको हम बोलते हैं वो। अब ये देखो, इसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल में ही तुम्हारा डीएनए पाया जाता है। अभी ये डीएनए वगैरह कैसा फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन इसको ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन बोल देते हैं। और अभी देखो, यही क्रोमेटिन किसी एक जगह से अटैच होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन अभी देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। ये अपना ये देखो, ये तुम्हारा एक शेप लेयर है। जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस की वजह से, तभी तुम्हारा क्रोमोसोम शेप अलग से दिखता है। लेकिन ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, न्यूक्लियस सॉरी, ये क्या है? न्यूक्लियस। और यहीं से तुम्हारे राइबोसोम्स बन रहे हैं, आरएनए, आरएनए का फॉर्मेशन, है ना, ये सारी चीजों का। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? तुम्हारा आरएनए बनाना। बाद में यही देखो, तुम्हारा क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टच में आता है, बाहर की ओर निकलता है। तो कैसे तुम्हारा न्यूक्लियर पोर जो है वो तुम्हारे सब्सटेंस को अंदर बाहर कर रहा है, ये सब उसके बारे में दिखा रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। आ गया। हाँ आया भैया। ना? तो याद रख लेना, राइबोसोम्स का काम है आरएनए को बनाना, है ना, प्रोटीन को बनाना। ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो वो हाँ। चीज है। अब अपना अलग अलग फंक्शंस होता है। अब जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा, है ना, ये भी एक तरीके का सेल है। और सेल के अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, कैसा है? एकदम थीन है, पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। अगर जैसे मैं इसको फिर से दिखाने की कोशिश करूँ, कैसा एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि किस चीज से बना रखा है? डीएनए से बन रखा है, प्रोटीन से बन रखा है ना। और ये जो तुम्हारा क्रोमेटिन होता है, बेसिकली कैसे बनता है? तुम्हारे ये जो सब यूनिट्स होते हैं जो तुम्हारे क्रोमेटिन के, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के बनता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम्स। समझ में आ गया ना? जब ये न्यूक्लियोसोम्स मिलते हैं तब तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है। हाँ, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको अटैच करता है। तो इसको तुम अगर छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डीएनए का मतलब जान लो कि डीएनए क्या है? तुम्हारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ताकि सेल बड़े अच्छे से फंक्शन कर पाए। जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है, डाइजेशन अच्छे से होना, एक्सक्रीशन करना, ये सब करना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन रख रखा है? डीएनए रख रखा है, जो कि तुम्हारे कहा अंदर क्रोमेटिन मटेरियल में रख रखा है। तो अब इन सब के बारे में बताएंगे। और ये रिप्रोडक्शन में भी काम में आ रहा है, कि तुम मेरे जैसे ही सेल दूसरे बनाओ,
ताकि अगर तुम सेल बना पाओगे तो तुम अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। तो वो सारी चीजें हैं, है ना। तो ये जो तुम्हारा अब अलग अलग डीएनए है, इसमें अलग अलग काफी सारे डीएनए होते हैं। तो अब अलग अलग डीएनए का अलग अलग जीन होते हैं, जो कि एक डीएनए बताएगा कि भाई खाने को ऐसे पचाना है, एक डीएनए बताएगा कि यार खाने को ऐसे भेजना है, एक डीएनए बताएगा तो वो है। तो मतलब डीएनए क्या है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है कि चीजों को कैसे कैसे क्या करना है। तो हम लोग सिंगल डीएनए को एक सेगमेंट में क्या बोल देते हैं, उसी को जीन बोल देते हैं। कि जैसे मान लो कि किसी की हाइट बड़ी है तो हम बोल देते हैं यार उसका जीन अच्छा है। मतलब किस चीज का जीन अच्छा है, उसकी हाइट का जीन अच्छा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया भैया। ना। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियस और तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और तुम्हारा न्यूक्लियस, मतलब समझ में आ गया ना। न्यूक्लियस मतलब जो तुम्हारा मेन मटेरियल है, जो तुम्हारा पूरा मटेरियल है, और जो तुम्हारा न्यूक्लियस जो उसके अंदर का मटेरियल है। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारे सारे यूकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना। प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। इस चीज को याद रख लेना। इतना समझ में आ गया ना। और लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस को बोलता हूँ, तो न्यूक्लियस क्या है? एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। बताओ मुझे किस चीज का पार्ट है? न्यूक्लियस। साइटोप्ला किसका? हाँ, न्यूक्लियस का पार्ट है। वेरी गुड, है ना। तो ये इस चीज को याद रखना। तो तुम बोलोगे सर न्यूक्लियस बेसिकली कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। और आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है ना। तो अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया, बाय लेयर होता है फॉस्फोलिपिड्स का। हाँ, बाय लेयर होता है। ठीक है, बाय लेयर होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड भले चाहे ना बोलना, लेकिन बाय लेयर बोल दोगे तो भी चल जाएगा। या फिर टू लेयर बोल देना, ये सर है। अब मुझे तो न्यूक्लियस होता है। नहीं भैया, हाँ, डू न्यूक्लियस नॉट है ना, डू नॉट नहीं होता है। वेरी गुड। अब देखो जो भी तुम्हारा सेल का स्ट्रक्चर है या जो वर्किंग है, वो तुम्हारा न्यूक्लियस वर्क करता है। मतलब न्यूक्लियस उस चीज को पूरा संभालता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस भी है और साथ में तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल है। तो जो प्रॉपर पूरा फंक्शन होता है तुम्हारा, है ना, स्ट्रक्चर का या मतलब क्या कहते हैं वर्किंग का, तो वो तुम्हारा न्यूक्लियस संभालता है। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि अच्छा केवल न्यूक्लियस का काम क्या है, तो उसका केवल काम यही है कि वो राइबोसोम्स को बनाना। किसको बनाना? तुम्हारा भाई। राइबोसोम्स को बनाना। समझ में आ गया ना। और यही राइबोसोम्स तुम्हारा आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अभी जब मैं तुमको राइबोसोम्स में आगे पढ़ाऊंगा, अभी राइबोसोम्स एक अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेली का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं उसको एक पार्ट बताऊंगा कि राइबोसोम्स का एक्चुअली में काम क्या है। लेकिन अभी अगर तुम इतना भी जान जाओगे कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन और आरएनए बनाना, तो भी तुम मतलब थोड़ा बहुत समझ जाओगे। आप मुझे बताओ इतना आया कि नहीं आया? भैया राइबोसोम्स तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक पार्ट है। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक पार्ट है। नहीं तो वो तुम्हारा यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है ना। मैंने क्या बोला? अगर जैसे मान लो मैं प्रोकैरियोटिक बोलता हूँ और यूकैरियोटिक बोलता हूँ, तो प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और तुम्हारा न्यूक्लियस भी होगा। लेकिन न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। और साइटोप्लाज्म में काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाएंगी। जैसे तुम्हारा राइबोसोम्स तुम्हारा पाया जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियस भी तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो भी समहाउ मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, और उसके साथ साथ सारी होंगी। मतलब उनमें राइबोसोम्स भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। चलो आ जाओ, अब दिखाते हैं तुमको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये जो तुमको मैंने दिखाया है ना, तो याद रख लेना न्यूक्लियस basically something just nothing, it is found in the whole karyotic, whereas the nucleus is just the component of the nucleus. And nucleus is the two membrane bond which is also called the bilayers, and the nucleus is just the part and that does not cover actually with any membrane. And the nucleus is control whole the structure because it contain the nucleus as well as the chromatin material. But whereas the nucleus is only make the ribosomes, which is the which basically used to form the आरएनए एंड द प्रोटीन। दैट्स ओके। आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताओ मुझे, समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। हाँ तो आओ भैया। चलो इसका आंसर बताओ। कुलदीप बताओ बेटा इसका आंसर। Which of the following best describes the location and the shape of the nucleus within a cell? Small, per- peripherally located cuboidal component, large, centrally located spherical cellular component, small, centrally located irregular component, large, perihercally located spherical cellular component.
ऑप्शन डी होगा। कौन सा? डी। पूरा पढ़ो। डी और बी एक साथ लग रहा है मेरे को। या किसी किसी में सेंटर पे होता है, बाकी किसी सेल में नहीं होता है। पेरिफेरल मतलब होता है जो उसके कोने में चिपका होता है। पेरिफेरल मतलब होता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम बगल में होता है। पेरिफेरल मतलब ये समझ सकते हो। समझ रहे हो ना? तो पेरिफेरल नहीं होता, मैक्सिमम तुम्हारा सेंट्रली होता है, तो उसका आंसर बी होगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। The nucleus is bounded by how many nuclear membranes? By option B two. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the name given to two nuclear membranes combined? Nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप। वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो अब इसका आंसर बताओ। The space between the two nuclear membrane is connected to which cellular system? Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ER, lysosomes. भैया ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। The nucleus cheek cell is described as rod-shaped structure, spherical or oval. Option B. ऑप्शन बी है ना, स्पेरिकल या फिर ओवल डॉट स्ट्रक्चर होगा। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Where is the nucleus typically located in a cheek cell? Near the periphery, floating freely in the cytoplasm, near the center, attached to the cell wall. So your option C, near the center. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Beside cheek walls, in which other type of cell has a similar structure, nucleus has been observed according to the text. Onion peel ओनियन पील में भी cell. आपको देखने को मिला था। चलो अब इसका बताओ। What is the primary function of the nuclear envelope? To produce ribosomes, to separate the nucleus from the cytoplasm, to store genetic material, to synthesize protein. Nuclear envelope. भैया option B, to separate nucleus from the cytoplasm. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What are the small openings found in the nuclear envelope called? Nuclear pores. वेरी गुड, न्यूक्लियस पोर्स। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the liquid ground substance enclosed by the nuclear envelope? Cytoplasm, cytosol, nucleoplasm, mitochondria. भैया ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the function of nucleopores? To prevent any material from entering the nucleus, to allow transport material between the nucleoplasm and cytoplasm, to synthesize DNA, to provide structural support to the nucleus. Option B, to allow transfer of materials वेरी गुड। between टू अलाउ द nucleoplasm. ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which two types of nuclear structures are embedded within the nucleoplasm? Mitochondria and cytoplasm, ribosomes and endoplasmic reticulum, nucleus and chromatin material, Golgi apparatus and liposomes. Which two types of nuclear structures are embedded within the nucleoplasm? मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है? भैया ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड chromatin material. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of the following statement about the nucleolus is न्यूक्लियोलस। true? It is always single in number and bounded by a membrane. It is rich in DNA, acts as the site for lipid formation. It may be one or more in number of and is not bounded by any membrane. It is primarily involved in the energy production. Option सोचो। यार बी या सी होगा। सी है। समझ रहे हो? सी। एक से भी ज्यादा न्यूक्लियोलस पाए जा सकते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक। ये चीज याद रख लेना। जो तुम्हारा डीएनए बनाता है वो तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियोलस नहीं होता। चलो अब इसका आंसर बताओ। The nucleus is rich in which two molecules? DNA and lipids, protein and
RNA, carbohydrates and fats, vitamins and minerals. भैया ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड RNA. तो याद रख लेना, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो क्या बनाता है तुम्हारा, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या है, आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो इसी वजह से हम लोग बोल देते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए होता है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर जैसे मैं बोल दूं कि किस चीज मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में किस पार्ट में सबसे ज्यादा डीएनए होता है, तो तुम बोलोगे क्रोमेटिन मटेरियल में। चलो, अब इसके बाद बताओ ये वाला आंसर। What is the primary function of the nucleus? Option B, ऑप्शन, ribosome formation. फॉर्मेशन, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। The nucleus is often referred to as the factory of DNA, proteins, ribosomes, ATP. Uh, ribosomes. Option राइबोसोम्स, B. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Ribosomes are helpful in what process in the cytoplasm? Protein synthesis. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is chromatin material described as in the basic form? A thick ribbon-like structure, a thin thread-like intertwined mass, a spherical membrane-bound organelle, a rigid crystalline substance. भैया ऑप्शन बी, a thin thread-like intertwined वेरी mass. गुड। चलो अब इसका बताओ आंसर। Chromatin material is composed of which two main components? Option A, RNA and lipids, DNA and histones, carbohydrates and proteins, sugars and phospholates. भैया हिस्टेंस क्या होता है? स्टोन प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन होता है एक तरीके का, जो कि तुम्हारे Op- डीएनए को मिला के रखता है। बताओ। बी। जी, है ना। देखो, डीएनए तुम्हारा कहाँ से निकल रहा है, तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल से, है ना। याद रख लेना। और जो तुम्हारा आरएनए, आरएनए कहाँ से निकल रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा न्यूक्लियोलस से निकल राइबो रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये इस चीज को याद रख लेना। अभी तो है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना। चलो अब इसका आंसर बताओ। What are the repeating subunits that forms chromatin? Chromosomes, genes, nucleosomes, ribosomes. भैया ऑप्शन ए. क्रोमोसोम्स, सी गलत, न्यूक्लियोसोम्स, है ना। तो जो तुम्हारे सब यूनिट से क्रोमेटिन मटेरियल, अभी चलो इसको नहीं आएगा, बाद में बता देंगे, ठीक है। तो वो जब क्रोमेटिन मटेरियल रिपीट्स होते हैं तब वो फॉर्म करते हैं तुम्हारा एक न्यूक्लियोसोम्स की थ्रू। ठीक है, ये चीज है। अब इसको बताओ। Each nucleosome consists of a DNA molecule coiled around the disk of what? बेसिकली अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि जो तुम्हारे डीएनए मॉलिक्यूल्स है, या फिर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्रोमोसोम से एक तरीके से जब वो डिटैच होते हैं, तो तुम्हारे प्रोटीन के ऊपर ही सिंथेसाइज करते हैं। तो मैं अभी तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो उसमें तुमको दिखाऊंगा कि एक बॉल जैसा शेप होगा, उस बॉल में ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे चपटा होगा, गोल 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 ऐसे चपटा होगा। तो इसी वजह से क्यों, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल को अगर मैं खोल दूं ना तुम्हारे एक न्यूक्लियस के, कोई भी छोटे से न्यूक्लियस के, तो वो 1 से 2 मीटर तक बड़ा हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का काम ही होता है कि मतलब इसको इस मतलब हिस्टीन प्रोटीन का, कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको अपने पास में लपेट के रखे। समझ में आ रहा है। तो यही जो तुम्हारा एक छोटा छोटा जो प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर जैसे लपटा हुआ है, तो उसी को हम लोग बेसिकली बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम्स। तो समझ में आ रहा है ना। तो हर एक न्यूक्लियोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि किसके अराउंड घूमता है, तुम्हारे प्रोटीन के। ठीक है, तो अब इसके बारे में बता दूंगा, दिखा दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो। चलो अब इसको बताओ। What is the primary function of DNA as stated in the text? To produce energy for the cells, to store all the information necessary for the cell to function, grow and reproduce, to transport material within the cell, to synthesize protein directly. भैया ऑप्शन बी, to store all the ऑप्शन बी, information वेरी गुड। necessary for चलो the अब cell इसका to आंसर बताओ। कुलदीप। ऑप्शन सी। क्वेश्चन तो पढ़ो। पढ़ लिया। चलो ठीक है, आवाज नहीं आई थी वैसे। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए कॉल्ड, इट इज कॉल्ड जीन, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। during cell division into what does chromatin condense? Nucleosomes, genes, ribosomes, two or more thick ribbon-like chromosomes. Cell division. भैया ऑप्शन डी, two or more thick ribbon-like chromosomes. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which statement
correctly describe the nature of nucleus. It is a component of nucleus. It is not covered by any membrane. It represents the whole eukaryotic complex that contains genetic information. It synthesis ribosomal subunits. Option C. मतलब ये क्या बता रहा है, ओवरऑल नेचर की बात बता रहा है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस तुम्हारा एक यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है ना, जिसमें सारी तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। चलो अब इसको बताओ आंसर। How many membranes cover the nucleus? One membrane, two membrane. वही ऑप्शन भी टू membrane. ये तो तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी था. हाँ चलो ये बताओ आंसर। What is the primary function of the nucleus as described in the table? To synthesize ribosomal subunit, to act as a site for protein synthesis in the cytoplasm, to control the structure and working of the cell. वही ऑप्शन सी. कंट्रोल और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, बेसिकली मतलब वही है ना कि पूरा सपोर्ट देना, ये सारी चीजें करना। चलो आप इसका आंसर बताओ कुलदीप। Which of the following statement is true regarding the nucleus? It is a separate organelle distinct from the nucleus. It has two membrane covering envelope. It is a component of nucleus. It controls the overall structure of working of cells. ये option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो अरे क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या चीज सही है। अब मुझे तुमने आंसर क्या बोला था। जो है भैया वो न्यूक्लियस उल्टा हो गया, गलत बोल दिया। हाँ, न्यूक्लियस की न्यूक्लियस स्पेलिंग अलग होती है और न्यूक्लियस की स्पेलिंग अलग होती है। इस चीज को याद रख लेना, इसमें बीच में एक ओ और ज्यादा हो गया। ठीक, तो न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इस चीज को याद रख लेना। ना तो वो सेपरेट सेल ऑर्गेनेली है ना तो वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और ना ही वो तुम्हारे सेल के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करता है। उसका बस केवल काम ही है, केवल मतलब क्या कहते हैं, राइबोसोम्स का काम बनाना। अब वो राइबोसोम्स चाहे जो कुछ करे, चाहे वो आरएनए बनाए चाहे डीएनए बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें मालूम है कि राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन बनाता है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि न्यूक्लियस तुम्हारा राइबोसोम्स बनाता है केवल। तो केवल वो न्यूक्लियस का कंपोनेंट एक पार्ट है। इसका आंसर ये होगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। Does the nucleus have a covering membrane? Yes, a single membrane. Yes, a double membrane. No, it does not have a covering membrane. It has a partial membrane. ऑप्शन डी का मतलब क्या है? पार्शियल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होती भी है नहीं भी होती है, किसी किसी में होती है मेम्ब्रेन, किसी किसी में मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वही ऑप्शन डी. अच्छा बताओ, ये न्यूक्लियस लिखा है या न्यूक्लियस लिखा है। भैया न्यूक्लियस लिखा जो न्यूक्लियस के अंदर होता है. हाँ तो बताओ, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है। ये शायद होती भी है. नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी. हाँ, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, बताया तो था। चलो इसका आंसर बताओ। What is the main function of nucleus? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में अंतर है। न्यूक्लियस पढ़ो इसे। Nucleus. हम्म, To contain all genetic information, to control cell division, to synthesis ribosomal subunits, to separate the nucleus from the cytoplasm. Option C. हाँ ना, राइबोसोम्स को केवल बनाता है। चलो अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is a key difference between the nucleus and the nucleus based on the table? The nucleus synthesizes ribosomal subunit while the nucleus controls the cell structure. The nucleus contains genetic information while the nucleus does not have a covering membrane. The nucleus is a component of the nucleus while the nucleus represents the whole eukaryotic complex. The nucleus has no membrane while the nucleus has a two membrane envelope. By option B. ऑप्शन बी था, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल न्यूक्लियस डज नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन। वेरी गुड, चलो ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का समूह आ गया। तो अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर लिख के देना है, ठीक है। लेकिन अभी तक तुमको जितना न्यूक्लियस के बारे में मालूम केवल उतना ही लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा
व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड व्हाट आर दियर वर्क, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दियर वर्क, ठीक है। समझ में आ गया ना? तुम्हें न्यूक्लियस के बारे में बताना है, उसके कंपोनेंट के बारे में बताना है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और उनका जो काम है वो बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 4 मार्क्स का, इसको बड़े आसानी से कर देना। और फिर इसके नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स, नहीं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस एंड फ्रॉम एंड हाउ substance transferred from nucleoplasm टू साइटोप्लाज्म। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको इसमें न्यूक्लियोपोर दिखाना पड़ेगा, एक मतलब न्यूक्लियस बनाकर, ये न्यूक्लियोपोर है और उसके अंदर से सब्सटेंस ऐसे बाहर निकल कर आ रहा है। तो तुम न्यूक्लियोपोर के बारे में बता सकते हो कि न्यूक्लियोपोर एक ऐसी जगह है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो कि सब्सटेंस को इधर से उधर भेजती है, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की ओर या फिर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म की ओर। अब मुझे बताओ इतना क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दो क्वेश्चन। तो भैया ये दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो। हाँ, 4 मार्क्स का। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को समझाओगे पॉइंट वाइज तो हो जाएगा। चलो ठीक है, 3 मार्क्स कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अभी आज मैंने जितना पढ़ाया तुमको एक छोटा सा बेसिक बताने की कोशिश की न्यूक्लियस में, उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आज तुमने 30 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, सोच लो। भैया वो सबसे जल्दी इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। हाँ ना, तो इसी इसी फास्ट में भी करना है, हमेशा फास्ट करोगे तो ही ठीक रहेगा। चलो ठीक है, तो आज किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है?